So we are going to start a very easy chapter named as AC. देखो AC बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है और इजी चैप्टर है। सिर्फ काम की बातें आती है, काम की बातें करते हैं बहुत बढ़िया से। देखो ध्यान दो इधर, अगर हम बात करें AC चैप्टर की तो हम बात करने जा रहे हैं AC चैप्टर। बहुत ही इजी चैप्टर है, जितना बताऊंगा उतना ही करना और प्रैक्टिस करना बस। यहाँ पर AC का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हमारा पहला धर्म क्या होगा? हमारा पहला धर्म ही यही होगा कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट को समझे। तो देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं, एक वर्ड होता है DC। DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अब तुम बोलोगे ये डायरेक्ट करंट से क्या मतलब है सर? देखिए, ऐसा है कि जैसे अगर मैं बोलूं ये करंट है और ये समय है, समय, तो ऐसा करंट जिसकी वैल्यू फिक्स हो गई, मान लो मैंने कर दिया 4 एम्पियर, तो देखो आगे देखो, समय तो बढ़ रहा है पर करंट की वैल्यू बिल्कुल सीधी आ रही है, 4 की 4। करंट की वैल्यू में ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे भैया करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो वैल्यू है, वैल्यू या फिर बोल सकते हो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो हो जाता है ना वो कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट। यानी जब भी किसी करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, वो समय के साथ चेंज ना हो रहा हो, ये लिखा है कांस्टेंट। अगर किसी करंट का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू समय के साथ ना बदले तो उसको हम DC कहते हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है, देखो ऑल्टर वर्ड लिखा है, ऑल्टर वर्ड का मतलब फिजिक्स में होता है चेंज होना। क्या होना? चेंज होना। तो अगर कोई करंट चेंज होगा समय के साथ तो हम कहेंगे भाई वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई करंट ऐसा फ्लक्चुएशन लेके आए कि उसकी वैल्यू समय के साथ, देखो ये करंट है, ये टाइम है, तो अगर आप देखोगे तो कैसे करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। करंट की पहले 0 थी, फिर 0 से उठ के कहीं हाईएस्ट पे पहुंची, फिर घट रही है, फिर 0 हो गई, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है, फिर घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, प्लस माइनस का खेल भी चल रहा है। यानी जिसके अंदर वैल्यू चेंज होता रहे, डायरेक्शन भी चेंज होता रहे, उसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में कुछ और खास बातें करते हैं। देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए मैं बार बार इतना बड़ा वर्ड बोलूंगा नहीं, AC बोला करूंगा, आप समझ जाएंगे कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। इसकी खास बात क्या है? अगर हम 1 साइकिल की बात करें, 1 साइकिल का मतलब होता है एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ दूसरे पॉइंट तक, कंप्लीट साइकिल इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर एक करंट है, मान लीजिए ये टाइम है, तो आप पाएंगे कि जितना करंट पॉजिटिव में है उतना ही करंट नेगेटिव पे है। इसको बोलते हैं 1 टाइम पीरियड। यहाँ से यहाँ बोल रहे हैं एक साइकिल, क्या बोल रहे हैं हम? एक साइकिल। और यहाँ से यहाँ तक के टाइम को हम बोलते हैं कैपिटल T, जिसका मतलब होता है टाइम पीरियड। यानी जब ये एक टाइम पीरियड में होता है तो आप देखेंगे जितना प्लस में वैल्यू है उतना ही माइनस में है, तो इसका हम बोलते हैं कि जो 1 साइकिल का आंसर 0 आएगा। 1 साइकिल में करंट की वैल्यू 0 होती है, समझे मेरी बात को? एवरेज करंट ऑफ 1 साइकिल इज ऑलवेज 0। अब बोलोगे कि भाई ये कैसे हुआ, ये तो बहुत लॉजिकली साफ दिख रहा है। तो एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए नहीं आता है जनरली, ठीक है? तो जो प्रूफ करने के लिए आता है वही मैं कराऊंगा। एक पावर प्रूफ करने के लिए आता है और एक RMS वैल्यू करंट प्रूफ करने को आता है, वो हम करेंगे। तो ये सब चीजें नहीं आती एग्जाम में, तो बस जान लेंगे कि भाई 1 साइकिल जनरली नहीं आती है, ठीक है? कि एवरेज करंट क्या होता है? 0। फिर हमने बोला यार ये क्या बात है, करंट है मतलब मैंने छुआ, मुझे झटका लगा, पर मैथमेटिक्स कह रहा है कि आंसर 0 है। पर 0 का मतलब होना चाहिए कुछ भी नहीं, पर मैंने छूते ही मुझे करंट लगा, मतलब कुछ तो होगा। तो लोगों ने कहा यार ये कुछ मजा नहीं आ रहा, तो लोगों ने कहा ठीक है हम हाफ साइकिल का निकालेंगे। तो लोगों ने करंट का क्या किया, आधे साइकिल के लिए करंट की वैल्यू निकाली। ये करंट है, ये टाइम है, और हाफ साइकिल में जो वैल्यू निकाली, तो हाफ साइकिल में वैल्यू जो निकल के आई करंट की, एवरेज करंट निकल के आई हाफ साइकिल का, पता कितना? 0.67, ठीक है? ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देखो ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। जो पीक है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। और इस वैल्यू का, ये वैल्यू तो हम इजीली निकाल सकते हैं। मान लो ये वैल्यू हमारी 10 एम्पियर है, तो बोला गया कि इस पूरे का आंसर कितना होगा? आपको जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू क्या है? पीक वैल्यू जो 10 है उसको 0.67 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम हाफ साइकिल की बात करें तो 0.67 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो I0 है, I0 मतलब पीक वैल्यू 10 लिया है मैंने, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, I0 का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट को जब 0.67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ?
हमें मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ? हमें एवरेज करंट मिलेगा हाफ साइकिल का। तो फुल साइकिल में तो ऑन एन एवरेज आंसर 0 होता है, हाफ साइकिल के अंदर वैल्यू होता है 0.67 ऑफ पीक वैल्यू। ठीक है, तो अब बात ये है कि इन सब में भी मजा नहीं आ रहा है। क्यों मजा नहीं आ रहा है भाई? आप बातें करते हो कि करंट ये है और आंसर आ जाए इसलिए आप चीटिंग कर रहे हो, आप सिर्फ इतने का आंसर निकाल रहे हो हाफ साइकिल का, फिर तो आप बेवकूफ बना रहे हो दुनिया को। मतलब ये बात भी सही नहीं है, ये भी बात गलत है। मतलब कुल मिला की बात है कि एसी करंट को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वो एक अजीब सी चीज है ना। तो लोगों ने कहा क्या किया जाए, तो बोला यार ये सब बेकार बातें है, फिर हम निकालेंगे। अब टॉपिक का नाम, अब पहले कुछ बातें बता दूं मैं, जो आप ईएमआई चैप्टर में पढ़ के आए हो कि एसी करंट की जो वैल्यू होती है वो होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर आई नॉट का मतलब होता है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू या इसी को बोलते हैं मैक्सिमम, क्या बोलते हैं? मैक्सिमम, या इसी को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। अलग अलग नाम है इसका, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। बात समझे? तो ये करंट का फॉर्मूला होता है जो आपको बताना चाहिए, अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब हम बातें कर रहे थे कि यार एवरेज 0 आ रहा है, फिर हमने कहा यार करंट तो लग रहा है पर 0 कोई सेंस नहीं बनाता, तो हमने कहा हाफ साइकिल में ले लो। अब हाफ साइकिल ये क्या, वो तो वही वाली बात हो गई। नहीं समझे मेरी बात कि तुम कुछ भी कर रहे हो? तो लोगों ने कहा क्या किया जाए, तो फिर एक तरीका निकाला गया। उस तरीके से क्या निकलता है, उससे हमें मिलता है असली वैल्यू एसी का। उसका नाम होता है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, या फिर इसको बोला जाता है, पता है क्या बोला जाता है? बताऊं? बोलो। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। बेटा ये रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही? वैल्यू ऑफ एसी, एसी का कौन सा वैल्यू? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या दिमाग लगाते हैं, ये दिमाग ऐसा लगाते हैं, सुनो कि यार सबसे आसान तरीका पता क्या है, कि मान लो यहां पर एक रेजिस्टेंस है और इसमें हमने कोई करंट लगाया, हमने लगा दिया डीसी करंट। क्या लगा दिया? डीसी। और हमने इसका हीट नाप लिया। कितना नाप लिया? मान लो कि 10 सेकंड में हीट नाप लिया हमने, टाइम में 10 सेकंड में इसका हीट नाप लिया। बात समझे? अब हमने यहां पर एसी लगाया, हमने एसी लगाया। क्या लगाया? एसी। और हमने इसका भी हीट नाप लिया। क्या नाप लिया? हीट नाप लिया। मेरी बात समझना, थोड़ा कठिन है पर टाइम लगेगा। मतलब इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया, इन लोगों ने बोला कि भाई देखो जो हीट नाम की चीज है, जैसे भूख, भूख मान लेते हैं, भूख है हमारी हीट एक प्रकार से। तो भूख को इस बात से मतलब नहीं है कि भाई तुम पेट को किस चीज से भर रहे हो, आम से, अमरूद से, या फ्रूट से, या वेजिटेबल, जिस मर्जी से भी। पेट को भरने से मतलब एनर्जी से मतलब है। बस समझ पा रहे हो? वैसे कि हीट ऐसी चीज है, हीट जिसको करंट से मतलब है। किससे मतलब है? तो अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि मैंने डीसी करंट दिया, क्या दिया? डीसी करंट, उससे हीट पैदा हुआ। मान लो हीट 10 हीट जितना भी पैदा हुआ, मान लो हीट में 10 जूल का 15 जूल का पैदा हुआ, मान लो 15 जूल का हीट पैदा हुआ। फिर हमने डीसी करंट दिया। क्या दिया? अच्छा, फिर इधर से हमने ना एसी करंट अप्लाई किया और हीट 15 जूल का ही पैदा हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका अगर मेरा पेट मेरा पेट अगर भर गया है, वो खाने से भी पेट भरा और वो खाने से भी पेट भरा। मेरी बात को समझना थोड़ा सा। इसका मतलब क्या है? जितना मैंने डीसी खाया है उतना ही मैंने एसी खाया, तभी तो पेट भरा है। पेट की कैपेसिटी तो सेम होती है ना। सबको पता मैं 4 रोटी खाता हूं भाई। समझ पा रहे बात को? तो 4 रोटी भाई इधर से मिले या उधर से मिले, बात समझ गया ना बात? तो लोगों ने दिमाग क्या लगाया कि यार एसी करंट को नापने का सबसे आसान तरीका पता क्या? हीट का कॉन्सेप्ट। क्यों? हम बोलेंगे यार ऐसे काम करते हैं, हम ऐसा बोलते हैं, देखो आप लोगों ने एक छोटी सी बात पढ़ी होगी, हीट का फॉर्मूला। हम बोलेंगे भाई दोनों केस में हम हीट को सेम रखते हैं, हीट ऑफ डीसी इक्वल टू हीट ऑफ एसी, हीट ऑफ एसी। तो यहां पर हम अगर हीट का उसका फॉर्मूला लिखते हैं, हीट का फॉर्मूला, हीट का फॉर्मूला पता क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। पता है आप लोगों को? आई स्क्वायर आर टी हीट होता है। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी। मेरी बात समझना। अब ये एसी का है तो इसको एसी लिख दो, मान लो। ऐसी अभी हम रफली बातें कर रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि देखो भैया अगर हीट बराबर है, रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस क्या है? तो इसका मतलब पक्का जितना करंट डीसी का होगा उतना ही करंट क्या होगा? एसी का। यानी हम डीसी की हेल्प से एसी का करंट निकालेंगे। अब कैसे काम करेंगे उसके लिए बता रहा हूं मैं। देखो तो बेसिकली अगर मैं आपको डेफिनेशन की बात करूं तो हम ये लिख सकते हैं कि एसी की वैल्यू निकाले कैसे। तो द वैल्यू ऑफ एसी करंट इज इक्वल टू डीसी करंट इक्वल टू व्हेन सेम हीट प्रोड्यूस्ड इन सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम। अगर एक रेजिस्टेंस में सेम हीट पैदा हो रहा है, मतलब पेट सेम भर रहा है, इसका मतलब जितना खाना इस टाइम खाया उतना ही खाना उस टाइम खाया होगा। अभी भी नहीं समझ में आया? ये तो बहुत लॉजिकल बात है कि सेम हीट प्रोड्यूस हो रहा है मतलब सेम करंट है।
तो एसी का करंट हम कैसे निकाल रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ डीसी। सो एसी करंट क्या हुआ? तो एसी करंट इज वैल्यू ऑफ डीसी करंट। एसी करंट इज वैल्यू ऑफ, समझ में आ गया? व्हेन सेम हीट प्रोड्यूस सेम हीटिंग इफेक्ट वी गेट, है ना? बात समझ में आ गया? बड़ा इजी है। तो फिर हम दिमाग कैसे लगाते हैं? हम कहते हैं देखो भैया, हीट का फॉर्मूला लिखते हैं फटाफट। तो देखो, एक हीट का फॉर्मूला ये होता है, अगर आपको हीट का भी निकालना हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। डी टी क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ पर छोटा है ना, छोटा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया। क्या कर दिया हमने? इंटीग्रेशन। और हम बोलेंगे यार, मेरी बात समझ पा रहे हो? करंट का फॉर्मूला होता क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, पता ना आप लोगों को? और इसका स्क्वायर कर देंगे, इंटू में आर इंटू में डी टी, और ये इंटीग्रेशन चलेगा। अच्छा, अब हम बोलेंगे हीट का एक और फॉर्मूला होता है। अब इस वाले पे हम लिख देंगे वो वाला, आई स्क्वायर आर टी। बात समझ पा रहे हो? तो ये हो गया आई नॉट स्क्वायर, मतलब हीट इक्वल टू हीट, बात खत्म, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। आर से आर चला जाएगा, तो आर से मैंने आर को पहले भगा दिया। मेरी बात समझ पा रहे हो? लिख दूं क्या? समझ जाओगे? समझ गए। अब कुछ नहीं करना है आपको। अब ये जो वैल्यू होगी, ये भले ही डीसी की वैल्यू है, पर यही हमारे एसी की वैल्यू होगी। नहीं समझे? डीसी और एसी की वैल्यू बराबर होगी क्योंकि हीट प्रोड्यूस सेम हुआ है। तो यही हमारा आरएमएस वैल्यू होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यही हमारा इफेक्टिव वैल्यू होगा। क्या होगा हमारा? इफेक्टिव वैल्यू। मतलब आप एसी की वैल्यू नहीं निकाल रहे, आप किससे निकाल रहे हो? डीसी की, और उसी को एसी बोलोगे। क्यों? काम उसने सेम किया है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, तो यहाँ से अब हमें इंटीग्रेशन का खेल खेलना पड़ता है काफी अच्छा खासा। तो आई नॉट बाहर हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तब जाके आपको आई इफेक्टिव का स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से टाइम, फिर बाद में इसको आरएमएस बोल देंगे। तो इतना नोट करो, फिर हम फटाफट इतना नोट करो। फिर हम अभी यहाँ पर मैं वैल्यू लिख दूंगा, यहाँ पर डेफिनेशन लिख दूंगा, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के लिए ना डेफिनेशन लिख दूंगा यहाँ पे, और फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ फटाफट। अब पॉज करना बेटा। देखो, ये डेफिनेशन से समझ में आएगा ज्यादा। इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी। ये डीसी की वैल्यू है विच प्रोड्यूस सेम हीटिंग इफेक्ट, जो सेम हीट पैदा करे एज प्रोड्यूस बाय एसी। जितना एसी हीट पैदा कर रहा है उतना ही डीसी। इसका मतलब करंट भी क्या होगा? सेम। जब सेम रेजिस्टेंस में सेम टाइम के लिए दोनों को डाला हो, तो हीट इक्वल टू हीट हमने किया। देखो, हीट इक्वल टू हीट, तो हीट की फॉर्मूला पुट कर दिया, आर से आर कट के। अब इसको सॉल्व करेंगे, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते। पॉज करना। देखो, सॉल्व कैसे करेंगे? हमें ये पता है कि हमें पूरे साइकिल में लेना है, मतलब लिमिट जो चल रही होगी 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेशन की लिमिट होगी, पूरा टाइम लेना है। फिर जब आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी की वैल्यू ये होती है इंटीग्रेशन करने के बाद, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, रट्टा मारना पड़ेगा। आपको पता होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है? 1 माइनस, याद है आपको? कॉस होगा यहाँ पे, मैं फिर भूल गया था इसका फॉर्मूला, कोई नहीं, अभी याद आ गया। कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर नहीं होगा, कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, ठीक है? तो जब इनमें हम लिमिट पुट करते हैं ना, टी की वैल्यू और 0 की वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यार मैं बोलता हूँ सीधी बात है, इसे याद कर लेना, फालतू में इतना टाइम थोड़ी वेस्ट करोगे। याद करना कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी ये बन जाता है। फिर जब लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पर एक टी बचता है। क्या बचता है? टी। तो आई, यहाँ पर आई इफेक्टिव स्क्वायर चली रहा है, आई इफेक्टिव स्क्वायर इंटू टी। यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर था, और यहाँ से एक टी आएगा। क्या आएगा? इस टी से टी कट जाएगा, तो आई इफेक्टिव का स्क्वायर क्या हो गया? आई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो अगर आप यहाँ से सुनो, इसका जो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर उधर भेज दोगे तो रूट लग जाएगा, तो नीचे रूट 2 में बचेगा। बाकी नहीं समझे मेरी बात को? देखो, ऐसा मानो कि जब इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो 2 हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रूट। तो आई नॉट बाई रूट 2। इसका कहने का मतलब क्या है? जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको रूट 2 से डिवाइड करेंगे, तब आपको मिलेगा इफेक्टिव वैल्यू। क्या मिलेगा? रियल वैल्यू कह सकते हो इसको, रियल वैल्यू ऑफ एसी। रियल वैल्यू कह दो, रियल वैल्यू ऑफ एसी। और इसी का नाम पता क्या होता है? आरएमएस वैल्यू। क्या होता है? इसी को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये एग्जाम में आ सकता है, प्लीज नोट इट डाउन। और डेफिनेशन लिख देना कि भैया हम डीसी की वैल्यू को ही एसी मानेंगे जब सेम हीट प्रोड्यूस होगा। बेटा पॉज कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने बोल दो। हाँ, सो फाइनली हमने ये सीखा कि जो एसी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? इफेक्टिव वैल्यू। लोगों ने पहले पागलपंती दिखाया, कह रहे 0 होती है। भाई करंट क्यों लग रहा है? फिर लोगों ने कहा अच्छा फुल में 0 हो जाएगा, हाफ में निकाल लेते। तो हाफ में ये कोई साइंस बनता है? बताओ। तो लोगों ने कहा क्या किया जाए? तो हीटिंग इफेक्ट का तरीका,
जितना हीट डीसी दे रहा है उतना हीट एसी देगा, मतलब जितना करंट डीसी था उतना ही करंट ऐसे निकाला। और ये अच्छा तरीका है, इसलिए इसको बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू, रियल वैल्यू बोलते हैं इसको एक प्रकार से, है ना। तो हमारे घर में जो करंट आता है वो आरएमएस करंट आता है, जो पैसे कैलकुलेट होते हैं ना यूनिट, वो आरएमएस से। ऐसे तुम केस कर दो, अगर किताबों में पढ़ के जाओ कि 0 होता है करंट, लो भाई बिल क्यों ले रहे हो, पैसे क्यों, समझ रहे हो बात को। तो अब काम की बात क्या है, अब हमने एसी करंट को पढ़ा। एसी का जो फॉर्मूला है करंट वाले का, इक्वेशन ये है इक्वेशन, और इसमें आप समझ गए कि एक आरएमएस वैल्यू होती है जो कि होता है I0/√2, यानी मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड करना है। अब मुद्दा ये है कि अब क्या किया जाए, तो अब कुछ भी नहीं, अब हम एसी करंट को अलग अलग चीज़ों में लगा के देखेंगे। जैसे एक रजिस्टेंस लेंगे, तो रजिस्टर लिया हमने, क्या लिया, रजिस्टर। रजिस्टर में हमने एसी लगा दिया, तो टॉपिक का नाम है एसी इन रजिस्टर। तो एक रजिस्टर के अंदर हम एसी को लगाएंगे और पढ़ेंगे यहाँ पर क्या होता है और क्या नहीं होता। तो एसी का फॉर्मूला क्या आपको पता है, अगर हम एसी, वैसे हम क्या लगाने वाले हैं, तो इसके अंदर हम एसी वोल्टेज लगाएंगे जो कि होता है E0 sin ओमेगा टी। पता है आप लोगों को एसी का जो वोल्टेज होता है या ईएमएफ होता है, इसको ऐसे बोलते हैं हम E = E0 sin ओमेगा टी, या फिर V = V0 sin ओमेगा टी। ये आप EMI चैप्टर में पढ़े होंगे, समझे। अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, बता रहा हूं। जैसे करंट होता है ना I = I0 sin ओमेगा टी, वैसे ही वोल्टेज होता है V0 sin ओमेगा टी, या E = E0 sin ओमेगा टी। तो आपने एक सोर्स लगाया, क्या लगाया, सोर्स, उसकी वजह से इसमें करंट गया, क्या गया, करंट। अब जो ये करंट है वो करंट क्या होगा आपको पता होना चाहिए, करंट, समझ रहे हो, करंट जो भी होगा देखेंगे बाद में। तो हमने कहा जब हमने एसी वोल्टेज लगाया, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लिख देता हूं मैं, ऑल्टरनेटिंग सोर्स सबसे बेस्ट है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स, ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा रहे हैं हम, सोर्स मतलब वोल्टेज इन रजिस्टर, पहला टॉपिक है हमारा। तो ऐसा कोई सिचुएशन है, अगर यहां पर करंट आप निकालोगे, नाउ करंट क्या होता है बताओ, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, V = IR, तो करंट क्या होगा, V/R। तो हमने ये वाला लेके चलेंगे हमेशा, E = E0 वाला। तो अगर मुझे करंट निकालना है ना, तो इस वाली वैल्यू को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस से। तो E0 sin ओमेगा टी को रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी इसका रेजिस्टेंस है, मान लो R। मतलब अगर ये हमारा वोल्टेज है तो रेजिस्टेंस से डिवाइड करने से हमें करंट मिलेगा, तो इसको बोल देंगे हम I0 sin ओमेगा टी। मैंने पिछले चैप्टर में कराया है ना, तो बस हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया कि अगर एक एसी सोर्स, ऑल्टरनेटिंग सोर्स अगर आप एक रजिस्टर से लगाते हो तो ईएमएफ की वैल्यू होती है, करंट की वैल्यू होती है। अब दोनों में देखो एंगल, इसको बोलते हैं फेज, ये जो एंगल है ना ओमेगा टी, इसको फेज बोलते हैं, फेज। ओमेगा टी को क्या बोलते हैं बेटा हम, फेज। तो अगर देखो वोल्टेज का फेज दिख रहा है, वोल्टेज का फेज और करंट का फेज सेम है एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पर, ये करंट और यहाँ पर मैं ओमेगा टी के साथ बनाऊं, किस साथ, करंट एंड ओमेगा टी के साथ, या करंट और टाइम का भी बनाऊं तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम के साथ बनाऊं ग्राफ, तो ऐसा कुछ बनने वाला है। अगर ये आपका वोल्टेज का ग्राफ है, ये आपके वोल्टेज का ग्राफ है, वोल्टेज का साइन, समझ रहे बात को, ये वोल्टेज का है तो करंट का ये वाला होगा। आप बोलोगे सर ये क्या बात है, करंट का ये वाला क्यों होगा बताओ, करंट का क्यों होगा ये वाला, करंट का कम क्यों होगा, क्योंकि जब आपने वोल्टेज को डिवाइड किया तब जाके करंट आया है, यानी कि करंट कम होता है वोल्टेज से, करंट क्या होता है, समझ रहे हो। तो ये आपके वोल्टेज का है ग्राफ, वेव फॉर्म बोलते हैं इसको, वेव फॉर्म, ये वेव फॉर्म बना रहे हैं हम। तो ये वोल्टेज का है तो ये आपके करंट का है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ग्राफ बना के आता है, पहचानो भाई ये क्या है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है या इंडक्टर है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप पढ़ते रहो, अपने आप क्वेश्चन हो जाता है। तो देखो छोटी सी बात थी कि हमेशा करंट कम होता है, वोल्टेज क्या होता है, ज्यादा, ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, इसका एक फेजर डायग्राम भी हम बना सकते हैं। तो फेजर डायग्राम में क्या दिमाग लगाया जाता है, मैं तो आपको इजी फेजर समझाता हूँ। तो फेजर डायग्राम देखो, फेजर डायग्राम भी कई बार एग्जाम में आता है कि भाई फेजर डायग्राम ड्रॉ करो। तो इसमें ऐसा है कि अपने मन से आप एक लाइन खींचो, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, और आप बोल दो, ऐसा बोल दो कि भाई साहब मैं ना, देखो स्टार्टिंग में फेजर डायग्राम में कुछ नहीं, आप एक लाइन खींचो और इसको बोल दो ओमेगा टी। क्या बोलते हैं इसको, कि ये कुछ एंगल है। आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा टी का एंगल होता है, साइन के अंदर जो भी होता है एंगल होता है। तो दिस इज अ एंगल, ओमेगा टी इज अ एंगल। और ओमेगा टी पर कौन उठा हुआ है, ईएमएफ, कौन उठा हुआ है। तो आप बोल दो कि ये है E0, E0 मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आपने बोल दिया कि ओमेगा टी एंगल पर है हमारा ईएमएफ, तो आपने ईएमएफ बोल दिया। फिर आप बोल दो ओमेगा टी एंगल पे मेरा करंट भी है, ओमेगा टी एंगल पे मेरा
तो फिर दोबारा ओमेगा टी एंगल पे करंट, यानी करंट इसी लाइन में है, लेकिन जो करंट है थोड़ा कम होगा, तो हम बोलेंगे भाई साहब पिंक से बना देता हूँ मैं इसको थोड़ा, तो ये मेरा करंट है भैया, और ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये होगी हमारी आई नॉट। ईएमएफ इसे बोलते हैं हम फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको बेटा? फेजर डायग्राम। तो ये आपका फेजर डायग्राम बनके तैयार है। फेजर अच्छा लिख दिया मैंने ऊपर। तो आप फटाफट इस टॉपिक को खत्म करो, फिर हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के अंदर, इंडक्टर के अंदर, फिर हम पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट, और इस प्रकार से हम थोड़े बहुत ऊपर नीचे वाली चीजें पढ़नी है, खत्म हो जाएगा। नोट कर लो, बहुत चैप्टर इजी है। देखो मेन है आप घर पे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते रहो, मजा आ जाएगा। बेटा इसको पॉज करना। फेजर डायग्राम मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान रखना। अब अगला टॉपिक ये होता है कि भाई तुमने ठीक है ऑल्टरनेटिंग सोर्स ले लिया, मान लो आपने ले लिया E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अब वो कहेंगे ना तुमने उसमें लगा दो, किस में लगा दो? फिर किसी इंडक्टर में लगा दो, कैपेसिटर में लगा दो। चलो इंडक्टर में लगाते। ये इंडक्टर होता है सोलेनॉइड। क्या ये क्या? ये तो रेजिस्टेंस का डायग्राम है। अरे यार तुम डायग्राम के पीछे पड़े हो। ठीक है, अब कह रहा है डायग्राम गलत है, ठीक है, लेकिन लड़का सही कह रहा है। सोलेनॉइड है, इसका जो L4 होता है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, जो भी है। अब मेरी बात सुनो, इसमें आपको एसी सोर्स लगा देना। वही क्या होता है एसी सोर्स? E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और आपको गाना गाना है, कौन सा वाला गाना गाना है पता है? कौन सा गाना गाना है? कि भाई करंट कितना होगा। अब यहाँ पे ना करंट निकालना है आपको। क्या निकालना है? करंट। तो आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, हल्का सा दिला रहा हूं। आप ही चैप्टर 6 में हमने पढ़ के आए हैं और सबको पता होना चाहिए। क्या आपने पढ़ा होगा? फाई इज इक्वल टू लाई, फ्लाई, फली, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। अगर आपने ये पढ़ा है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दूं, क्या कर दूं? तो ये बन जाएगा डी फाई बाई डी टी। क्या बन जाएगा ये? और ये एल तो कांस्टेंट होता है, तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी। समझे? और आपको पता होगा हमें यहाँ पे करंट निकालना है कुल मिला के। जो डी फाई बाई डी टी हो इसे ईएमएफ कहते हैं। पता होगा चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ के बराबर होता है। ये हो गया एल डी आई बाई डी टी। क्या बात समझ पा रहे हो? अब मुझे निकालना क्या है? मुझे तो करंट निकालना है, और ईएमएफ मुझे पता है, ईएमएफ की वैल्यू होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी। बात समझ पा रहे हो? देखो याद करके जाने की भूल जाओ, समझना ही पड़ेगा आपको। ईएमएफ होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया एल, यहाँ हो गया डी आई, क्या हो गया? और डी टी को इधर भेज रहा हूं मैं। मेरी बात नहीं समझे? ये एल और डी आई इधर है, इस डी टी को इधर भेज रहा हूं ई के साथ। अच्छा ये कहां से आया? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऊपर ही तो लिखा था। अब बस हमें इंटीग्रेशन करना है, दोबारा इंटीग्रेशन। हाँ भाई दोबारा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? करंट। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे हम, तो ये इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी। अब इंटीग्रेशन करेंगे, देखो तो क्या होगा, सुनो। ई नॉट बाहर जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या था पता है आपको? माइनस का कॉस। तो एक माइनस आएगा, यहाँ पर आएगा कॉस ओमेगा टी, और डिवाइड होगा ओमेगा से। देखो जिनको नहीं आता, जो मैथ्स में गरीब है या जिनको मेहनत नहीं करना है, और रट्टा मार लेना, और कोई तरीका ही नहीं है। देयर इज नो वे भाई, इंटीग्रेशन तो याद रखना पड़ता है। तो ये इंटीग्रेशन आ गया, और यहाँ से ये एल और ये डी आई हो गया आई। क्या हो गया? आई। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको समझा दूं पहले ही, कि देखो कि हमारा जो इनपुट था, अगर आप याद करो, हमारा जो इसको एल को इधर भेज दो नीचे ना, एल को भी इधर भेज दे रहा हूँ। मेरी बात ही समझे? जो एल था इधर भेज दे ताकि करंट मिल जाए। अब यहाँ पर एक चीज आपको मैं समझाऊं प्यार से, बहुत सुंदर सी बात समझाऊं, ध्यान से समझना, ध्यान से। आपने जो इनपुट दिया था, जो सोर्स लगाया था, वो था ई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे यार इनपुट क्या था? ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो था इनपुट। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आपका इनपुट था, पर आपका जो आउटपुट आया है कॉस में, तो ये मंजूर नहीं है। मेरी बात समझे? मतलब क्या ही बोलूं मैं, जो खाया है वही निकलेगा ना, बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो अरे बहुत ऑब्वियस सी बात नहीं है, तरबूज खाते हो, तरबूज के बीज दिखते हैं ना, तो वही वाली बात। तो वही कह रहा, देखा नहीं? ई इज इक्वल टू, हम तो गांव वाले लोग हैं खुले वाले, तो पता है। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आ जाओ, इससे घटिया मीम तुम पढ़ते हो, और मैंने कुछ भी नहीं बोला है। कौन कह रहा है? वारिस खुद रहता तो कल के बाद गाँव में है, पहाड़ी पे बीड़ी के साथ। इधर देखो, कह रहा मेरे बारे में कैसे पता? अरे देखो ई इज इक्वल टू,
हेमंत आंखों में सच्चाई दिख रही है। E इज इक्वल टू, अरे ये हमने डाला है इनपुट, इनपुट डाला है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आउटपुट में कॉस, तो मैंने कहा ये गड़बड़ है, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। कोई रोना मत, ठीक है, साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ई नॉट की जगह ई नॉट रहेगा, नीचे ओमेगा एल है, यही लिख दो। और ये जब साइन में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। आपको पता है जब साइन से कॉस में जाते हैं 90 का फर्क आता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। अब ट्रिक क्या रहेगा, ट्रिक देखो, आई फोर क्या होता है, करंट, आई फोर क्या होता है, सब कुछ छोड़ो, ये है इंडक्टर, क्या ये इंडक्टर, और इंडक्टर में होता है एल, क्या होता है, और एल के नीचे होता है माइनस। नहीं समझे, याद रहेगा बेवकूफो, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जब भी इंडक्टर की बात हो, इंडक्टर की बात हो, एक माइनस लगा दिया करो यहाँ पे करंट में, तो ये हमारे करंट का फॉर्मूला आ गया। अब कंक्लूजन की बात करें तो बहुत मुश्किल नहीं था ये, एक था आपका ईएमएफ, कहाँ गया ईएमएफ, ईएमएफ था आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी, ईएमएफ क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम बात करें करंट, तो करंट आया आपका, क्या आया करंट, देखो ई नॉट बाई क्या आया, ओमेगा एल, देखना अभी पीछे, ई नॉट बाई ओमेगा एल, और यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो देखो ध्यान से देखो, यही तो आया है, आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यहां से मुझे एक बात तो समझ में आ गई, ध्यान दे इधर, एक बात तो समझ में आ गई यार, ये देखो ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये है जैसे देखो आपने पहले पढ़ा होगा करंट, करंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने ऐसा, ई नॉट बाई रेजिस्टेंस साइन ओमेगा टी, याद है आप लोगों को। तो ई नॉट के नीचे हमेशा क्या होता है, रेजिस्टेंस। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, अरे बेवकूफ हो, अभी पीछे ले चलता हूं, देखो यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ तुमने क्या पढ़ा था, ई नॉट के नीचे क्या होता है, ई नॉट के नीचे क्या होता है, रेजिस्टेंस, क्या होता है, रेजिस्टेंस, रुकावट होता है। तो यहाँ पर पक्का ये जो चीज है ना, ये रेजिस्टेंस की तरह है, क्या ये रेजिस्टेंस की तरह। और आपको पता है ई नॉट को जब हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं बन जाता है आई नॉट, क्या बन जाता है, आई नॉट। तो ये बन गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। जहां पर मैं आपको पहले ही समझा दूं, जहां पर ओमेगा एल का मतलब पता क्या होता है, एक प्रकार से ये है ओपोजिशन, क्या ये मतलब रुकावट है, ये रेजिस्टेंस एक प्रकार, क्या है ये रेजिस्टेंस। तो इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया है, क्या एक्स बहुत बड़ा एल छोटा सा, एक्सल का मतलब होता है ओपोजिशन, क्या होता है रुकावट, क्योंकि रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। ई नॉट के नीचे हमेशा क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस है, क्या ये एक तरह से रेजिस्टेंस इन केस ऑफ इंडक्टर, रेजिस्टेंस इन केस ऑफ इंडक्टर, सोलेनॉइड के में कितना रेजिस्टेंस पैदा होगा। तो ये हमारा देखो कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये तीन बातें हैं कि अगर इनपुट ये लगाओगे तो आउटपुट ये होगा या तो ये होगा, जहां पर ई नॉट बाई ओमेगा एल को हम क्या बोल रहे हैं, आई नॉट। जब भी मैक्सिमम वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम करंट बनता है, जिसको बोलते हैं हम आई नॉट। तो सबको सेम है, बात समझ में आ गया। तो ये आपको नोट करने के बाद कुछ कंक्लूजन बताऊं, कंक्लूजन ये निकल के आएगा कि अगर आपके पास कहीं पर भी एक इंडक्टर है, क्या बोला मैंने, आपके पास कहीं पर भी एक इंडक्टर है, और इस इंडक्टर के अंदर अगर आपने वोल्टेज लगाया, क्या लगाया है, मान लो ये आपका वोल्टेज है, या फिर समझ पा रहे बात को, ये आपका ईएमएफ है, ये आपका क्या है ईएमएफ, ये आपका वोल्टेज है। तो आप ये पाएंगे कि जो आपका करंट है, देखो ये है वोल्टेज ओमेगा टी, तो आपका करंट जो है ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे है माइनस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम अपने करंट को 90 डिग्री पीछे बनाएंगे। तो ये करंट जो है 90 डिग्री पीछे, मेरी बात नहीं समझे, ईएमएफ से करंट 90 डिग्री पीछे आएगा, जिसको बोलते हैं लैग करना, क्या करना। तो यहां पर क्या हो रहा है, करंट लैग कर रहा है। तो यहीं पर लिख लेना कि जब इंडक्टर होता है, क्या होता है इंडक्टर, तो करंट करता है लैग, एग्जाम में आता है करंट लैग्स, लैग यानी पीछे होना, ये तो लैग बन गया, करंट लैग्स, लैग्स यानी पीछे होना बाई पाई बाई टू, पाई बाई टू 90 डिग्री से करंट पीछे होता है, दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर डायग्राम ऐसा बनता है जो आपको दिख रहा होगा कि अगर ईएमएफ इस तरफ है तो करंट इस तरफ। इस डायग्राम को ऐसा भी बना सकते हैं कि मान लो मैंने कहा ये मेरा करंट है, ये मेरा क्या है, तो पक्का ये मेरा ईएमएफ होगा। बोलो क्यों, क्योंकि ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे होगा वो, मेरी बात समझे। तो हमेशा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस बनाना है। तो अभी मेरे को अच्छा ये वाला लग रहा है, तो मैं ये बना रहा हूँ ईएमएफ, इधर हो जाएगा करंट, क्या हो जाएगा, और दोनों के बीच में कितना हो गया 90 डिग्री पाई बाई टू। तो ये पूरा टॉपिक नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिलीव करो, इससे इजी कोई पढ़ा भी नहीं सकता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बहुत स्मूथली लेके जा रहे हैं हम चीजों को। तो अभी अपने टॉपिक का नाम क्या पढ़ा बेटा, टॉपिक का नाम लिखा ही नहीं मैंने, पीछे लिख दिया क्या। टॉपिक का नाम ये है इंडक्टर के अंदर, ऑल्टरनेटिंग सोर्स इन इंडक्टर, ऑल्टरनेटिंग
सोर्स इन इंडक्टर, इंडक्टर के अंदर हम ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा रहे हैं। फटाफट नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे, पॉज करना बेटा। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक्सल का मतलब क्या होता है? एक्सल का मतलब होता है ओमेगा एल, और ये एक तरह से रेजिस्टेंस है, तो ये है ओपोजिशन इन केस ऑफ सोलेनॉइड या इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर कितना रुकावट मिलेगा उसको हम बोल रहे हैं एक्सल या ओमेगा एल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कि अब अपना एसी को, ये डायग्राम बनाया, पॉज करना है, बनाने दो बच्चों को। सो गाइज ये हो गया। अब देखो, अब अपने एसी को सुन लो, अपने ऑल्टरनेटिंग सोर्स को देखो, काम की बातें करेंगे हम। अपने ऑल्टरनेटिंग सोर्स को, हम अल्टरनेटिंग सोर्स को सुनो, हम अपने ऑल्टरनेटिंग सोर्स को जो कि हमारा E इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, अलग डिवाइस में लगाएंगे। इस बार जो डिवाइस है हमारे पास, चुप हो जाओ, अगर आप कर अच्छा कर दो भाई, कर दो। E इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो हमारा सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स है ना, उसको कैपेसिटर में लगा रहे। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है सी इसकी पहचान होती है सी फॉर कैपेसिटेंस। चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं है, तो चल थोड़ी छोटी मोटी बातें सुनो। अब निकालना है हमें करंट, तो हमने कहा करंट होता क्या है? करंट क्या होता है भाई? करंट होता है। तो Q इजिकल टू सी वी का रिलेशन पता है? Q इजिकल टू सी वी पता है। अच्छा, आपको Q का मतलब होता है चार्ज, क्या होता है पता है? नहीं पता? अच्छा, एक और चीज पता होगा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं dQ बाई डी टी, और यहां भी C तो कांस्टेंट है, तो हो जाएगा dV बाई डी टी। क्या हो जाएगा ये? समझे? मतलब इधर भी d बाई डी टी कर दिया, इधर भी डी डी टी, तो dQ बाई डी टी तो करंट बन जाएगा। अरे वाह, तो C आ गया, और यहाँ पर dV बाई डी टी है, वोल्टेज है क्या ये? यहाँ पर हमने EMF को, मैंने बोला ना इसको V भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? V, तो आप इसको E लिख सकते हो, d बाई डी टी। मतलब Q हमारा कैपेसिटर के फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। ये कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट होता है चैप्टर 2 का, याद है किसी को? सबको याद है? तुम्हें याद है बेटा? तूने किया क्या है प्रेमचंद, तुझे पता है बात? ठीक। तो ये होता है भाई। अब क्या करें, देखो जो आपको नहीं पता पीछे का आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो ये करंट हो गया, C की जगह C है, और d बाई डी टी का मतलब क्या हो गया भाई? इसका डिफरेंशिएशन, यानी d बाई डी टी ऑफ ये जो चीज है इसकी डिफरेंशिएशन, E नॉट साइन ओमेगा टी। अरे वाह, मजा आ गया। I बाहर, C तो C रहेगा, E नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, क्या होता है? कॉस ओमेगा टी। अब मुद्दा ये है, सुनते रहना। अच्छा, डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये जो W है, W मल्टीप्लाई में भी आता है, मतलब साइन ओमेगा टी का आंसर आएगा कॉस ओमेगा टी इंटू W ओमेगा। अब इसको ओमेगा पढ़ते, पता है किसी को? अच्छा, तो यहां से मुझे ये समझ में आ गया, यहाँ ये C है, W है, E नॉट है, कॉस है, ओमेगा टी। वैसे दोबारा अगर तरबूज खाया है तो तरबूज के बीज तो दिखने चाहिए, यानी अगर हमें इनपुट में हमने साइन दिया है, इनपुट में क्या दिया है, और आउटपुट में कॉस आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो C रहेगा, ये W रहेगा, ये E नॉट रहने दो, ये जाएगा साइन, क्या जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इस बार प्लस पाई बाई टू आएगा। अब ट्रिक क्या रहेगा? ट्रिक कि अगर इंडक्टर में माइनस होता है L में, तो कैपेसिटर में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो बस इतना सा ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। अब मुद्दा ये है कि सर इसको ना वैसा बनाते हैं, E नॉट है ना, E नॉट, इसे 1 बाई WC कर दिया, मतलब ये साथ में ना, साथ में, तो इसको नीचे ले गए। क्या ले गए? नीचे जाने के लिए 1 बाई समथिंग करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये 1 बाई समथिंग है तभी ये ऊपर जा सकता है ना। तो हल्की सी मैथमेटिक्स लगाई है कि CW को 1 बाई WC भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन है, ये ओमेगा टी है, प्लस पाई बाई टू है। अब E नॉट के नीचे क्या होता है बताओ? E नॉट के नीचे जो भी होगा वो होगा रुकावट। क्या होगा वो? रुकावट। तो हम कहेंगे यहाँ पर 1 बाई WC है ना, वही ओपोजिशन है। क्या है वो? ओपोजिशन। और इसका सिंबल दिया गया है एक्स स्मॉल सी, XC। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इनको हम रिएक्टेंस कहते हैं। ये कहलाता है कैपेसिटिव
कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब ये एक तरह से रेजिस्टेंस होता है, ओपोजिशन होता है, तो इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वैसे जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट था, कहा गया पीछे, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कहते हैं, एक्स्ट्रा नाम है इसका, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बात समझ में आ गया? तो ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। और अब हम बोलेंगे देखो भाई साहब बात ऐसी है, ई नॉट के नीचे कुछ भी हो, उस पूरे को मिला के क्या बोलते हैं, याद है आप लोगों को? आई नॉट। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब यहाँ से सीखने वाली बात क्या आई? सीखने वाली बात ये आई कि यहां पर अगर हम देखें तो अगर ये मेरा ईएमएफ हो तो करंट में प्लस का 90 डिग्री, तो करंट ऊपर होगा 90 डिग्री अप करके। समझे मेरी बात को? तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसको फेजर डायग्राम भी कह सकते हो। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया कि भैया देखो इसमें क्या होता है, जो करंट है लीड कर रहा है, प्लस है ना, प्लस, तो करंट लीड्स। अब ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तुम्हें लग रहा छोटी बात है ये, इस साल भी आए थे ना तुम्हारे में। पहचानो डिवाइस क्या है, जिसमें 90 डिग्री उठा हुआ था एक चीज, एक 0 पर था, एक 90 से उठा हुआ था। समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि देखो भाई लाइन बना, ऐसे लाइन बना के, ऐसे लाइन देखो, ऐसे बना देंगे, एक ऐसे बना देंगे, बोलेंगे बताओ भाई कौन सा डिवाइस है ये, अगर ये करंट है ये वोल्टेज है, रफली बता रहा हूँ ऐसे। तो भाई अगर ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो वोल्टेज यहां से स्टार्ट हो रहा है, वो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो वही लीड लैग का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है हल्का सा, तो पता लग जाता है कि इंडक्टर है कि कैपेसिटर है। तुम मजाक मत समझो, थियरीज पढ़ो अच्छे से, एग्जाम में क्वेश्चन साफ साफ हो जाएंगे अपने आप ही, अगर थियरी अच्छे से आती है तो। पता है, पॉज कर दो इसे। तो अगर हम कंक्लूजन निकाले, सुनो, कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपके पास इंडक्टर दिखाई दे तो यहां पर ईएमएफ तो ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, पर जो करंट होगा वो होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि इंडक्टर में होता है एल, एल के नीचे होता है माइनस, तो माइनस लगा दिया। यहां होता है लैग, और यहां पर एक हमने डिवाइड किया एक्सएल, जो कि एक्सएल का मतलब होता है रिएक्टेंस, रुकावट, कि भाई करंट कैसा रिएक्ट करेगा, कितनी रुकावट मिलेगी। तो रुकावट था ओमेगा इंटू एल, और जहां पर आई नॉट का मतलब था ई नॉट को जब ओमेगा एल से डिवाइड किया था। समझ में आ रहा है? आई नॉट का मतलब समझ में आ गया। अब यहां पर अगर एक कैपेसिटर लगा दिया, तो कैपेसिटर लगाने पर क्या हुआ है, जो ईएमएफ है वो तो ई नॉट साइन ओमेगा टी है, पर जो करंट है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहां क्या कर रहा है, लीड, और यहां पर एक एक्सी डिवाइड किया जो कि था 1 बाई ओमेगा सी, और यहां पर आई नॉट का मतलब पता क्या था, ये भी था हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रुकावट, ये है ओपोजिशन, क्या ये, रुकावट। जहां पर आई नॉट को जब हमने किससे डिवाइड किया, 1 बाई ओमेगा सी से, तो फर्क समझना, एक्सी होता है 1 बाई ओमेगा सी, और ये छोटी छोटी बातें। क्या बात समझ में आ गया? अब छोटी छोटी बातें करेंगे हम, कंक्लूजन के बाद छोटी सी बातें करते हैं। क्या देखो सुनो, ओमेगा बेसिकली होता है एंगुलर स्पीड, क्या होता है, जिसका मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन, अरे ये स्पीड होता है ना स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर ये एंगुलर स्पीड है तो डिस्टेंस होगा 2 पाई, एक चक्कर में डिस्टेंस कितना होगा, और टी होगा टाइम, तो 1 बाई टी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, पता है सबको। तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ, क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना ओमेगा हमेशा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अगर मैं पीछे जाऊं और कंक्लूजन में बातें करूं, तो इसका मतलब ये है कि सर इसका मतलब होगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल, और सर इसका मतलब होगा 1 बाई 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू में सी, यानी कभी मुझे एक्सी निकालना होगा तो 2 पाई को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और सी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कहानी को समझना कि देखिए हमारे पास, समझते रहना, हमारे पास एक इंडक्टर है, इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इंडक्टर है और इससे मैंने किसी एसी को भेजा, अगर एसी को भेजा तो जो रुकावट होगा वो होगा एक्सएल, और वो होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू में एल। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इंडक्टर है, क्या है इंडक्टर, मतलब कोई सोलेनॉइड है, कोइल है, कोइल, तो इंडक्टर के अंदर अगर एसी जा रहा है और एसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उसको रुकावट भी क्या मिलेगा, ज़्यादा। एक्सएल का मतलब है रुकावट। यानी मैं क्या रहा हूँ आपको, ध्यान रखना, एसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है,
एसी के अंदर बहुत फ्लक्चुएशन होता है। क्या होता है? बहुत फ्लक्चुएशन होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर एसी का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत, तो एक्सेल भी क्या होगा? बहुत। बस समझ पा रहे हो? कम फ्रीक्वेंसी से एक्सेल क्या होगा? कम। तो इसके पीछे ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा कि अगर ये आपका एक्सेल है, मतलब रुकावट है, और ये आपका फ्रीक्वेंसी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एक्सेल। यानी कि अगर हम इंडक्टर से चाहते हैं करंट पास हो तो कम फ्रीक्वेंसी का देना पड़ेगा, कम फ्रीक्वेंसी का। और कम फ्रीक्वेंसी किसके अंदर होता है? डीसी के अंदर। डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 0। डीसी तो फिर ऑसिलेट करता ही नहीं है। तो ध्यान रखना कि ध्यान रखना, तो कंक्लूजन क्या निकला? जो इंडक्टर है, इंडक्टर क्या करता है? बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है, हाई रेजिस्टेंस टू एसी। समझे नहीं? क्यों? क्योंकि एसी के पास क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा। लेकिन ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस, क्या बोला मैंने? ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस टू डीसी, टू डीसी। क्यों? क्योंकि डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बिकॉज देयरफॉर डीसी का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0। अगर डीसी का फ्रीक्वेंसी अगर 0 होगा, डीसी तो फ्लक्चुएट करता ही नहीं है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सेल की वैल्यू इक्वल टू 0 फॉर डीसी। यानी कि ये डायरेक्ट करंट को पास होने देगा, डायरेक्ट करंट को इजीली पास होने देगा, कोई रुकावट फील नहीं कराएगा। लेकिन जो अल्टरनेटिव करंट है उसको रुकावट देगा। नहीं समझ में आया? ये तो बहुत इजी है कि भाई फ्रीक्वेंसी जिसके पास होगा रुकावट ज्यादा होगा, जिसपे फ्रीक्वेंसी नहीं होगा रुकावट नहीं होगा। वैसे एक और छोटी सी बात, अगर हम कैपेसिटर ले, ये लास्ट रहेगा ना हमारा इसलिए बता रहा हूँ। अगर एक कैपेसिटर ले हम, क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके बाद, तो अगर हम एक कैपेसिटर ले, ध्यान दो, तो इसका हमने लिखा है XC, जो कि था 1/ωc, जो कि था 1/2πfc। अब यहाँ पर क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका XC क्या होगा? कम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और XC आपस में क्या? इन्वर्सली। यानी जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका रुकावट क्या होगा? कम। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है? अगर AC है, क्या है? AC, तो AC के लिए क्या होगा? XC कम, XC कम, यानी रुकावट क्या होगा? कम। यानी कि कैपेसिटर AC को आसानी से पास होने देता है। लेकिन अगर हम DC की बात करें, तो DC के लिए अगर हम बात करें तो DC का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। प्यारे बच्चों, हम ये बातें कर रहे थे और मेरा वीडियो कट गया था। अभी जब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता लगा, देखो जो भी क्लास 12th की वीडियो होती है थोड़ा लेट आता है, 1, 2 दिन 3 दिन बाद आता है। लेकिन क्योंकि मैं सारी वीडियोस को चेक करता हूँ कि एडिटिंग उसके टाइम कुछ वीडियो कट तो नहीं गया, कुछ होता नहीं गया, तो अभी मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा कि यहाँ से वीडियो कट गया था। कि जब एक कैपेसिटर में हम AC लगाते हैं, AC, तो यहाँ पर जो वो होता है XC होता है, XC वो क्या होता है? तो XC होता है 1/ωc, और जो XC होता है वो होता है 2πfc। और हम ये बातें कर रहे थे कि DC के लिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है 0 होती है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो गई, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को 0 पुट करेंगे तो 1/फ्रीक्वेंसी 0, सब कुछ 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनाइट। यानी कि कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर DC करंट के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होने की वजह से इनफाइनाइट रुकावट पैदा करता है। XC का मतलब होता है रुकावट। यानी कि कैपेसिटर जो है DC करंट को, क्या बोला मैंने? कैपेसिटर एक DC करंट को, अगर हम इसमें DC लगाते हैं, ये फॉर्मूला हमने AC से ड्राइव किया ना, तो अगर इसके अंदर हम DC करंट लगाएंगे ना, DC, तो DC को जो रुकावट देगा इनफाइनाइट। यानी कि इनफाइनाइट रुकावट का मतलब है कि DC पास नहीं हो सकता, यानी कैपेसिटर के अंदर से DC फ्लो नहीं हो सकता, DC विल नॉट पास। तो इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी। और ये बताना था कि जो XC है फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये XC है, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी है, तो ग्राफ ऐसा आएगा, XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मैं एडिटिंग और चेक कर लेता हूँ, कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, तो पिछली बार हमने L, C और R पढ़ लिया था, मतलब L अलग से, C अलग से, R अलग से। अब कॉम्बिनेशन में पढ़ रहे RL सर्किट। अब हम R को L में लगाएंगे, मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस है, उसको L के साथ, इंडक्टर के साथ लगाएंगे। और जब लगाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, क्या होगा? जो लगा रहे हम सोर्स है वो हमारा E0 sin ωt। ध्यान देना। तो आप देखो, मेरी बात सुनो, अगर हम करंट की बात करें,
तो रेजिस्टेंस के अंदर करंट ऐसे निकल जाएगा, और इसका वोल्टेज जो है वो वोल्टेज भी सेम डायरेक्शन में होता है, पता है आप लोगों को, पर वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो ये इसका वोल्टेज है, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑफ, और ये करंट है, करंट कम होता है। आपको मैंने ऐसा लाइन पढ़ाया है वेरी फर्स्ट। लेकिन जो हमारा इंडक्टर होता है, इंडक्टर जब उसके अंदर हम एक एसी सोर्स लगाते हैं, तो अगर करंट हमारा इस तरफ है, करंट हमारा इस तरफ है, तो वोल्टेज देखो, सुना, इसके लिए करंट क्या आता है, इसके लिए करंट की इक्वेशन जब प्योर पढ़ते हैं, प्योर करंट की इक्वेशन ही आती है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था अकेला ये था इंडक्टर, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाई टू, याद है माइनस का पाई बाई टू होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो करंट है वो पीछे होता है, करंट क्या होता है, करंट पीछे होता है, यानी कि इसमें आगे क्या होता है, वोल्टेज, तो ईएमएफ इसका ऊपर होगा, ईएमएफ क्या होगा, और यहाँ होगा पाई बाई टू। तो ये इतना ही हमें पढ़ना होता है कुल मिला के, बात ये। अब इसका हम बनाएंगे फेजर डायग्राम, क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम। तो इसका जो फेजर डायग्राम कुछ ऐसा होने वाला, ध्यान दो इधर, फेजर डायग्राम की अगर हम बात करें, तो इसका फेजर डायग्राम अगर हम बनाए इकट्ठे, तो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान दो इधर, कि इस तरफ मैं करंट ले रहा हूं, तो ये मेरा करंट होगा, ये होगा वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, और करंट से 90 डिग्री ऊपर ईएमएफ होगा, करंट से 90 डिग्री ऊपर क्या होगा, ईएमएफ। बात समझ पा रहे हो। और इनके बीच में जो एंगल है कितना है, वो पाई बाई टू, कितना है, पाई बाई टू। तो ये फेजर डायग्राम हो गया, क्या हो गया, फेजर डायग्राम। अब ध्यान देना, एक वोल्टेज इस तरफ है और एक वोल्टेज इस तरफ है, मतलब जो हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर उसके अंदर का वोल्टेज हमने इधर माना है, और रेजिस्टेंस का वोल्टेज हमने इधर माना है। तो हमें अगर यहां से निकालना चाहे, तो ये हमारा नेट आएगा, क्या आएगा, नेट, क्या जाएगा ये, तो ये हमारा ई नेट होगा। अगर आपको नेट निकालना है, नेट वोल्टेज निकालना है, या समझ पा रहे बात मैं क्या कह रहा हूँ, तो इससे इसके जो आंसर आएगा क्या आएगा, बताओ कैसे निकाल सकते हैं, बताओ, अंडर रूट करके ना, जैसे ये वी आर है और ये ई है, पता ना कैसे निकालते हैं हम, रिजल्टेंट है ये, रिजल्टेंट, चलो मैं रिजल्टेंट बोल देता हूँ, ई आर का मतलब है रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। अब मेरी बात समझ पा रहे हो, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा बताओ, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर। मेरी बात समझ पा रहे हो, या ये सब तो करने की जरूरत है नहीं, वैसे यहाँ पर बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये हमारा ईएमएफ होगा और ये हमारा होगा फाई, क्या होगा हमारा, बात समझ पा रहे हो। अच्छा, तो इनका जो रिजल्टेंट बन के तैयार होगा, उसमें ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी है। चलो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होकर सिर्फ इतना बनाओ, पहले सिंपल सिंपल बनाओ, ज़्यादा परेशान मत हो जाओ। इसका बनाओ कि ये मत बनाओ, आप सिंपल बोलो कि इनके बीच में पाई बाई टू है। तो ये फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा पॉज करना, ठीक है। सुनो, मेरा ऐसा मानना है कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप इसको भी ऐसे लिख दो, ई एल लिख दिया करो। ई एल मतलब जो भी वोल्टेज है किसका, इंडक्टर का। तो यहाँ पर ई एल लिख दोगे तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा। जैसे ये हो गया वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, आप चाहो तो इसको वी भी लिख सकते हो, वी एल, क्या लिख सकते हो, वी और ई का यहाँ पर एक ही सेंस बन रहा है, वोल्टेज। तो हमने लिख दिया भैया, देखो यहाँ वोल्टेज ऑफ इंडक्टर है और यहाँ वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर मुझे निकालना है बीच की वैल्यू, क्या निकालनी है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, दोनों का। तो यहाँ पर दोनों का रिजल्टेंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ, जो जिसको मैं ई बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ई, तो मैं निकाल सकता हूँ रिजल्टेंट के फॉर्मूले से। जिसको नहीं पता रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, जब भी एंगल 90 हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 90, cos 90 जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आ जाएगा, ऐसे निकाल सकते हो, वेलोसिटी क्या बोलते हो उसे, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस वोल्टेज ऑफ इंडक्टर का स्क्वायर। समझ में आ गया। तो ये आपका नेट वोल्टेज है, क्या ये आपका, इन दोनों का नेट वोल्टेज है। ध्यान रखना, छोटी सी बात, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, छोटी सी बात है यार बहुत ऑब्वियस सी बात नहीं है। अगर एक वेक्टर इस तरफ है, दूसरा वेक्टर इस तरफ है, तो रिजल्टेंट ही तो निकालेंगे। अब मेरी बात सुनो, छोटी छोटी बातें, सिंपल बातें हैं, ध्यान दो इधर, ध्यान दो। यहाँ पर एक ये किससे आया, ये पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ, किसी से भी आ सकता है। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये तो फेजर डायग्राम हो गया इसका, एक हम ट्रायंगल बना रहे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो काम आएगा। देखो यहाँ पर जो एंगल हम मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं हम फाई, क्या मान रहे हैं, फाई। तो इसको बोल रहा हूँ मैं फाई। अब देखो इस तरफ क्या, इस तरफ है आपका करंट, क्या इस तरफ करंट, तो इस तरफ आपका करंट है, और इस तरफ आया आपका नेट वोल्टेज, क्या आया ये कौन सा वाला वोल्टेज है, समझ रहे हो, जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, इन दोनों का रिजल्ट है ये। या ऐसा कह सकते हो, समझ पा रहे बात को,
कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इन दोनों का रिजल्ट वोल्टेज कौन सा आना चाहिए, चलो सबको छोड़ो। तो ये आपका हो गया, समझो मेरी बात, ये आपका ईएमएफ है, ये आपका वोल्टेज है, और ये आपका करंट है। आपका क्या है, करंट। तो ये बेसिकली फाई, पता क्या होता है फाई, तो ये फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई, फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई, करंट एंड वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस को हम फाई बोल रहे हैं। अब एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आएगा ना, तो सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझना, ध्यान से। इस ट्रायंगल को हमेशा याद रखो, इस ट्रायंगल में ये अगर ये फाई है, तो सोचो ये अगर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल में अगर इस ट्रायंगल में अगर ये वाला फाई है, तो ये लाइन होगा परपेंडिकुलर। ये लाइन क्या होगा, ये लाइन हमारा परपेंडिकुलर है, दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब इस परपेंडिकुलर लाइन पर सोचो, इस तरफ क्या है बताओ, इस तरफ है EL, क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ये आपका है EL, क्या है आपका, और इस तरफ इस लाइन पर कौन है, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑफ। तो कभी भी अगर आपको tan फाई निकालोगे ना, tan फाई, तो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर बाई वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस से आप tan फाई निकाल सकते हो, फाई, जो कभी भी काम आ सकता है। तो कुल मिला के बात समझ में आ गई बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई कष्ट। तो ये फाई निकालने को आ सकता है, फेज डिफरेंस। अब मेरी बात सुनो, अब हम कंक्लूजन पे अगर हम आते हैं, ध्यान देना, बड़ा इजी है ये सब बातें। आपको यार ट्रायंगल तो समझना था बस, कि इधर 90 डिग्री पर कौन है, वोल्टेज है इंडक्टर का, इधर कौन है, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस का, उनका बीच में आएगा नेट वैल्यू, और ये जो इनके बीच का एंगल, उसको फाई बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच में कितना फेज का डिफरेंस है। अब मैं आपसे कंक्लूजन की बात करूं, तो आपने दिया था E0 साइन ओमेगा टी। अब जो करंट है, करंट वो I0 साइन ओमेगा टी होगा, लेकिन अब उनके बीच में एक फेज का डिफरेंस है फाई, कितना है। अब करंट एंड वोल्टेज के बीच में एक फाई पैदा हो गया, क्या पैदा हो गया, तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस का फाई, माइनस का, समझ पा रहे बात को। और फाई निकालना हम जानते हैं, tan से निकाल लेंगे, ट्रायंगल से निकाल लेंगे। तो ये पूरा ये हमारा ओवर हो गया टॉपिक। क्वेश्चन कभी भी सॉल्व होगा इस ट्रायंगल से, बात समझ में आ गई, प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते। तो ये हमने दिया था इनपुट, और आउटपुट में हमें मिला एक फाई, क्या मिला हमें, एक माइनस का, क्यों, क्योंकि ये इंडक्टर है, इंडक्टर में हमेशा माइनस आता है। तो प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते। बेटा पॉज करना। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, जैसा हमने कहा, सुनो ध्यान दो, इधर इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में ये जो हमने बनाया था एक ऐसा कि इस तरफ है करंट और इस तरफ है रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑफ रजिस्टर, वोल्टेज ऑफ। उसी प्रकार से इस तरफ क्या होगा, R, इस तरफ होगा रेजिस्टेंस, क्या होगा, मेरी बात नहीं समझ पा रहे। अब इस तरफ था आपका इंडक्टर, वोल्टेज किसका, इंडक्टर का वोल्टेज, इंडक्टर का। तो इसी प्रकार से इधर रेजिस्टेंस किसका होगा, इंडक्टर का, और इंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, देखो अगर इधर है वोल्टेज किसका, रेजिस्टेंस का, तो रुकावट भी किसका होगा, रेजिस्टेंस का। इधर है वोल्टेज इंडक्टर का, तो रुकावट भी किसका होगा। तो यहां पर लिखेंगे हम एक्सएल, क्या लिखेंगे। तो इस बार हम उसका ले रहे हैं, सिर्फ क्या ले रहे हैं बताओ, इस बार ले रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस को। तो इधर R का रेजिस्टेंस आएगा, इसका रेजिस्टेंस आएगा, इसका, समझे, और इस बार यहां पर किसका रेजिस्टेंस आएगा, इसका, इंडक्टर का। अब अगर हम नेट निकाले 20 से, तो जो 20 से निकलेगा इन दोनों का रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट क्या निकलेगा, तो उसको बोलते हैं हम जेड, क्या बोलते हैं। तो जो जेड निकल के आएगा R का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस जेड को बोलते हैं हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं। तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, इस जेड का मत, जेड देखो, जेड क्या होगा, जेड होगा नेट रेजिस्टेंस, क्या ये, कि भाई ये एक रजिस्टर भी है और एक इंडक्टर भी है, तो उन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो वो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल का स्क्वायर, और इसको ये होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। एक प्रकार से ये आपका नेट रेजिस्टेंस, क्या है, नेट रेजिस्टेंस। और ये जो नेट रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो बेटा इतना मैंने करा दिया, इससे बाहर पेपर में आ भी नहीं सकता। तो बहुत इजी है यार, आप क्या कर रहे हो, आपको बस इतना ही तो याद रखना है कि भाई एक तरफ रेजिस्टेंस होता है, उसका वोल्टेज होता है, उसका करंट, और 90 डिग्री पर क्या होता है, इंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस, उसका सब कुछ। करंट तो नहीं, करंट तो हमेशा इधर ही होता है, सीरीज में करंट एक ही तरफ होगा ना। तो समझे ना, इस तरफ रेजिस्टेंस है, इस तरफ ही वोल्टेज है, उस तरफ इंडक्टर है,
उसका रेजिस्टेंस है, उसी का वोल्टेज उस तरफ है। तो जो निकालना है आपको, मैंने 2 बातें बताई, आप याद कर सकते हो, इससे बेस्ट तरीका नहीं है। फिर हम अगले सर्किट पे बढ़ेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आ भी नहीं सकता। प्लीज नोट इट डाउन, फिर अगले सर्किट पे बढ़ेंगे। पॉज करना बेटा। बेटा अभी हमने पढ़ा जब आर और एल सर्किट होगा तो कैसे काम करेंगे। अगला अपने पास सिलेबस में है आरसी सर्किट। आरसी में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस से एक कैपेसिटर को जोड़ते हैं और कहानी को पढ़ते बढ़िया से। तो देखो जब हम इसको जोड़ेंगे ना, यहाँ पर हम जो लगाते हैं आरसी सर्किट है, यानी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, तो यहाँ पर हम लगाते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है, इस तरफ जो करंट होगा, सीरीज में करंट सेम होगा, इस तरफ ही करंट होगा। अब हमने माना कि इसका जो वोल्टेज है वो इस तरफ है। वी आर का मतलब है, सुनना जरा, यहाँ आई है और ये वोल्टेज थोड़ा बड़ा होता है, तो ये वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है। इस बार हम ये क्या देखेंगे कि आपने पढ़ा हो कैपेसिटर के लिए क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर अगर ई लगाते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो करंट आता है ऐसा आता है, करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई बाई टू। मतलब इस बार जो करंट है वो आगे होगा। क्या होगा, अगर करंट आगे होगा तो वोल्टेज को पीछे आना पड़ेगा, पीछे मतलब नीचे, तो ये होगा वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। वीसी लिख रहा हूँ इस बार, आप चाहो तो ईसी भी लिख सकते हो, ईसी मतलब वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। ये डिपेंड करता है भाई कि आप क्या चुन रहे हो क्या नहीं चुन रहे हो, समझे मेरी बात को। अच्छा, तो आगे अगर हम बात करें तो ये छोटी छोटी बातें थी, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। अब वही डायग्राम वायग्राम बनाएंगे। मान लो अगर इस तरफ मेरा करंट है और इस तरफ वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है और इस तरफ ही मेरा करंट है, तो मुझे साफ पता लग रहा है करंट से पीछे वीसी होगा। क्या होगा, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। अब हम कहेंगे कि भैया इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है और एक वोल्टेज इस तरफ है एक वोल्टेज इस तरफ है, तो जो नेट वोल्टेज होगा हमारा, नेट ईएमएफ, वो ई होगा जो रिजल्टेंट से आएगा। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए कौन है, वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। तो बस ये आ गया रिजल्टेंट। अगर हम यहाँ से चाहे, सुनते रहना, यहाँ से चाहे तो हम वो भी निकाल सकते हैं, एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल इस बार कैसा बनेगा, इस बार ऐसा ट्रायंगल बनेगा। चलो ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा इस बार, ये वीसी हो गया आपका, ठीक है, और इस तरफ क्या हो गया, रुक जाओ, ट्रायंगल मैं सीधा ही बना रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। मतलब सीधा क्या बना रहा हूँ, देखो सुनना मेरी बात, ध्यान से देखना। अब ये आपका ईएमएफ है, ये आपका, और ये आपका करंट है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। तो मैं ट्रायंगल भी ऐसा ही बना दूं क्या, जैसे तुम्हें दिख रहा है। चलो ऐसे बनाता हूँ, ये बन गया हमारा ट्रायंगल। इसमें ये वाला जो है वो फेज डिफरेंस है और इस तरफ है हमारा वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। बात समझ पा रहे हो। और ये जो लाइन बना, ये लाइन इसके बराबर होगा, वीसी के बराबर। पता है आप लोगों को, क्योंकि वो उसके सामने है ना, तो ये लाइन होगा वीसी के बराबर। तो यहाँ से आप tan फाई से जो मर्जी निकाल सकते हो। tan फाई का मतलब हो जाएगा फेज डिफरेंस। याद है इसका नाम क्या था, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो ये फेज डिफरेंस है, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर वीसी बाई वी आर। वैसे ही अगर आप वो निकालना चाहो, अगर मैं बोलूँ, सुनते रहना, वैसे अगर मैं यहीं पर बना दूं कि इस तरफ जो रेजिस्टेंस होगा वो आर होगा और इस तरफ जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा बताओ, एक्स सी। तो जो रिजल्टेंट आएगा उसको बोलते हैं हम जेड। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, वी आर की जगह पर आर का स्क्वायर और वी सी की जगह पर एक्स सी का स्क्वायर। इसको नाम क्या देते हैं हमने, नेट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस, या कि इसका नाम था इम्पीडेंस। क्या नाम था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के अंदर आया हुआ है तो इसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। क्या बात समझ में आ गया, तो इस टॉपिक खत्म हो गया। अगर तुमसे कोई कहता है भैया मुझे करंट निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, तो बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे बोलूँ करंट निकालना है, मान लो मुझे आई नॉट निकालना है, मैक्सिमम करंट, तो अब करंट का आई इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। मेरी बात समझे, करंट हमेशा होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो आपका नेट वोल्टेज है वो क्या है, ई के बराबर। चलो मान लो मैं निकाल रहा हूँ मैक्सिमम करंट, क्या निकाल रहा हूँ, तो ऊपर आएगा मैक्सिमम वोल्टेज ई नॉट और नीचे आएगा रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर दो लोग है, क्या है, तो दोनों लोगों का जो नेट रेजिस्टेंस होगा, दोनों लोगों का जो रेजिस्टेंस होगा वो जेड होता है। एक का रेजिस्टेंस आर, एक का रेजिस्टेंस एक्स सी, दोनों का मिला के जेड। तो यहाँ पर हमें जेड लिखना है।
समझे। और जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पीछे भी सेम, अगर कोई तुम्हें पीछे कहता है भाई इस सर्किट में करंट कितना है बताओ, तुम बोलोगे अबे यार क्या बात कर रहा है, मुझे मान लो मैक्सिमम करंट निकालना है, तो आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई जेड, और यहाँ पर जेड क्या है आर प्लस एक्सएल स्क्वायर, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो प्लीज नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट, फिर वो पढ़ेंगे हम शार्पनेस, क्या पढ़ेंगे, क्वालिटी फैक्टर पढ़ेंगे, और एसी जनरेटर हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर हमें ट्रांसफार्मर पढ़ना है बस, और चैप्टर का डाटा वाई। बेटा ऑन पॉज करना। बेटा प्यारे बच्चों सुनो, अगली बार हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज एलसीआर। इस बार हम क्या करते हैं, आर एलसी भी बोल सकते हो या फिर एलसीआर भी बोल सकते हो, और ये सीरीज में, तो हम सीरीज एलसीआर पढ़ रहे हैं, मतलब एक जगह रेजिस्टेंस होगा, एक जगह इंडक्टर होगा, और एक जगह कैपेसिटर होगा, और इसमें लगा देंगे हम कोई ईएमएफ जिसकी वैल्यू होती है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब सेम कहानी देखते रहो, बहुत इजी है, सुनो। इधर आई होगा, इधर आई होगा, इधर आई, क्योंकि सीरीज है ना सीरीज, तो करंट को इधर मान लिया हमने। अब हमने कहा देखो इधर ही वोल्टेज होगा, तो ये हो जाएगा वोल्टेज, क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, ये करंट था, ये हो जाएगा वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। इंडक्टर के अंदर वोल्टेज ऊपर होता है नीचे होता है, ऊपर होता है, इसको वी एल बोल रहा हूँ इस बार, ठीक है, पिछली बार ई एल बोल दिया था। और ये आई है, इधर हो जाएगा आपका वी सी, क्या हो जाएगा, वी सी। अब इसका सबका डायग्राम बनाते हैं इकट्ठे, फेजर डायग्राम इकट्ठे बनाते हैं हम। तो इस तरफ करंट है और इस तरफ ही आपका रेजिस्टेंस है, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है ना, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, और ये है करंट। अब सुनो, इस पॉइंट से ऊपर है वी एल और इस पॉइंट से नीचे है वी सी, क्या है, वी सी। तो देखो दो वेक्टर हम मान रहे हैं, लेट किया हमने, एक वी सी नीचे है, वी एल ऊपर है, तो ये आपस में पॉजिटिव कट जाएंगे। तो मान लेते हैं कि चलो लेट कि वी एल बड़ा है वी सी से, वी एल बड़ा है, तो क्या होगा, ये कट जाएगा। तो अब कैसा बनेगा, देखो ऐसा बनेगा, अगर ये बड़ा हुआ वी एल, पॉज करना, देखो अपनी अपनी मर्जी है, कोई मानता है कि ये वी एल ज्यादा है, अगर वी एल ज्यादा होगा ना तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इस तरफ करंट तो रहेगा ही, इस तरफ वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा ही, लेकिन नीचे वाला कट जाएगा। मान लो ये 100 है, ये 10 है, कितने बचेगा, 90, तो ऊपर बचेगा वी एल माइनस वी सी। अब सब कुछ सेम है, देखो हमारे पास इस तरफ वी आर है, इस तरफ है वी एल माइनस वी सी, तो इससे क्या होगा, और इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो दोबारा आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, दोबारा देखो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो नेट ईएमएफ होगा वो होगा अंडर रूट, क्या होगा, अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। समझे मेरी बात को। अब यहां से आप चाहो तो, समझ पा रहे बात को, यहां से ई क्या होता है, ईएमएफ, वोल्टेज है, वोल्टेज, वोल्टेज हमेशा क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ये नेट वोल्टेज है, क्या ये रिजल्टेंट है, क्या ये रिजल्टेंट, मेरी बात नहीं समझे, ये रिजल्टेंट है। तो आई इंटू जेड लिखेंगे, करंट इंटू रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस को हम जेड बोलते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस। तो यहां से इसको लिख सकते हो आप आई इंटू आर स्क्वायर, आई इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ पर ये आई बाहर जाएगा, आई स्क्वायर रहेगा, आई का भी स्क्वायर होगा, एक्सएल माइनस एक्ससी हो जाएगा, समझे। और करंट जो है, करंट रूट से बाहर आके कट जाएगा, तो जेड का फॉर्मूला भी यहाँ से मिल जाएगा आपको, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि सीरीज एलसीआर सर्किट में इंपेडेंस का फॉर्मूला निकालो, ऐसे निकाल के आना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, अब इसके अंदर हमने किसको जिता दिया, इसको अंदर, इसको हमने जिताया किसको है बताओ, हमने इसको जिताया है, वीएल को जिताया है। मतलब कहीं ना कहीं यहां पर डोमिनेट कौन कर रहा है, इंडक्टर, तो ये है इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट, इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट, क्यों जिताया हमने इंडक्टर को, है डोमिनेटिंग सर्किट, मेरी बात समझे। तो यहाँ पर इंडिकेट जो इंडक्टर है वो डोमिनेट कर रहा है। कोई चाहता तो ये कर सकता था, कोई कहता नहीं भाई मेरे को VC माइनस VL लिखना है, VC माइनस, मतलब इस बार कैपेसिटर ज्यादा है, तब बन जाता
कैपेसिटिव डोमिनेटिंग सर्किट। ये डिपेंड करता है, पर मैंने ऐसे कर दिया, आपकी मर्जी है, मेरे को ये सही लगा मैंने इससे कर दिया, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी ड्राइव करो, आंसर सेम रहेगा। बोलो क्यों? अब VL माइनस VC कर लो या VC माइनस VL कर लो, स्क्वायर लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा इंपेडेंस ड्राइव हो गया। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल। तो अगर हम ट्रायंगल को बनाए तो ये वाला जो एंगल उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, बता चुका हूं पहले ही। इस तरफ चला है आपका EMF, दिख रहा है आपको इस ट्रायंगल में जो ये वाला हिस्सा होगा हाइपोटेनियस वाला वो E है, और ये जो हिस्सा है ये वो VL माइनस VC, क्योंकि ये अगर ये वाली लाइन VL माइनस VC है तो ये भी क्या होगा? VL माइनस VC। तो यहां पर हम पुट कर देंगे VL माइनस VC। मेरी बात समझे? और नीचे क्या है? नीचे VR, नीचे तो R ही है ना, R। तो यहां से आप tan फाई निकाल सकते हो। तो tan फाई क्या आएगा बताओ? VL माइनस VC बाई R, जहां फाई का मतलब फेज डिफरेंस है। क्या सेम हम उसके लिए बना सकते हैं? Z के लिए, Z के लिए भी बना सकते हैं ट्रायंगल। ये Z हो जाएगा तो ये हो जाएगा XL माइनस XC, मतलब रेजिस्टेंस के टर्म में लिख रहे हैं हम। ये नेट वोल्टेज, नेट रेजिस्टेंस, XL माइनस XC, यहाँ पर R आएगा। यहाँ पर वोल्टेज है ना, वोल्टेज रेजिस्टेंस का, तो अब सीधा रेजिस्टेंस आएगा। और दोबारा ये क्या हो जाएगा? फाई। तो यहाँ से आप tan फाई से जो मर्जी निकाल सकते हो, tan फाई cos फाई जो मर्जी निकाल लो। तो ये हो जाएगा आपका XL माइनस XC बाई R। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर हाँ किसी ने बोला भाई करंट निकालो, तो निकाल देंगे करंट। अब देखो, आप मेरी बात सुनो, अगर हम करंट की इक्वेशन बनाए, क्या बनाए? तो इक्वेशन क्या बनेगी? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो EMF के बीच में और VR के बीच में फाई का डिफरेंस है, तो यहाँ पर फाई आएगा। क्या आएगा? फाई। अभी हमने कौन सा सर्किट लिया? इंडक्टर का। तो इंडक्टर में हम माइनस करते हैं, ठीक है। और मान लो कैपेसिटर लेते तो प्लस, तो प्लस माइनस फाई हो सकता है यहाँ पर। पिछले वाले नहीं समझ में आया? अरे इंडक्टर को जिताया है ना, तो माइनस आएगा फेज डिफरेंस। जैसे पिछले वाले में इसमें हमने क्या किया? इसमें हमें करंट निकाला तो प्लस। अच्छा, इसमें अगर हम करंट निकाले, सुनो, ये कौन सा वाला सर्किट है? कैपेसिटर वाला। अगर इसमें मैं करंट निकालूं तो ये हमारा फेज डिफरेंस है फाई। फेज डिफरेंस क्या है? तो अगर मैं करंट लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। प्लस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये कैपेसिटर है। इससे पिछले बारे में हमने क्या किया था याद करो? करंट निकालते वक्त कहाँ निकाला हमने करंट? ये रहा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2 किया। देखो, अगर आप ठीक से देखो, अरे मैं भूल गया, जूम कैसे करते हैं? अच्छा, देखो, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का 5/2 दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा तभी तुम पढ़ोगे, लास्ट टाइम है। तो ये यहाँ पर समझ पा रहे हो कैसे काम हो रहा है? जैसे यहाँ पर माइनस 5/2 था, वैसे अगर इसके करंट का इक्वेशन अगर हम बनाए, ये रहा करंट का इक्वेशन, देखो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो जो फेज डिफरेंस है ना, उसको माइनस प्लस कब करना है आपको आइडिया पहले दे चुका हूं मैं। इंडक्टर में माइनस, कैपेसिटर में प्लस, वो अपने हिसाब से काम किया जाता है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? सीरीज LCR सर्किट। अब मेरी बात सुनो, सीरीज LCR सर्किट में एक और छोटा सा काम करना होता है। क्या छोटा सा काम? ध्यान देना, ये हमने tan फाई निकाल लिया। अब अगर हम करंट की बात करें वैसे नॉर्मल फॉर्मूला, इक्वेशन ना बना के, तो करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। और यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या आएगा? Z, क्योंकि तीन चीज लगे हैं। तो अगर हम आई नॉट निकालेंगे तो E नॉट बाई Z हो जाता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर सिर्फ करंट निकालना हो, मान लो किसी ने कहा मुझे IRMS दो, क्या दो? IRMS, तो कैसे करोगे? तो आप एक तरीका तो ये है, आई नॉट बाई रूट 2 कर दो। क्या कर दो? आई नॉट बाई रूट 2। या एक और तरीका है, अगर IRMS निकालना है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है देखो, समझना, जैसे यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखना, ध्यान से यहाँ पर था आई नॉट, अब मैं लिख रहा हूँ IRMS, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ERMS, यहाँ पर भी ERMS। यानी अगर यहाँ आई नॉट होगा तो यहाँ भी E नॉट होना चाहिए, यहाँ पीक वैल्यू तो यहाँ भी पीक वैल्यू, अगर यहाँ RMS है तो यहाँ पर भी क्या होगा? तो ये बात आप ध्यान रखना कि जब भी करंट निकालना हो तो देखना पड़ता है क्या निकालना है। अगर उसने बोला तो भाई LCR सर्किट है, मुझे मैक्सिमम करंट निकाल के दिखाओ, तो मैं कहूँगा यार आई नॉट E नॉट बाई अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर Z, E नॉट बाई Z, करंट बाई रेजिस्टेंस, ओ सॉरी वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। अब उसने बोला तू RMS निकाल, तो मैं कहूँगा IRMS ERMS बाई Z ERMS बाई दिस। तो नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक खत्म होता है।
इस टॉपिक में हम रेजोनेंस पढ़ेंगे, अगला रेजोनेंस पढ़ेंगे, शार्पनेस पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, रेजोनेंस पढ़ना है हमें, शार्पनेस पढ़ना है। प्लीज इसे पॉज करना बेटा। हो गया? तो प्यारे बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डू रेजोनेंस। टॉपिक का नाम है रेजोनेंस, रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर। सीरीज एलसीआर के अंदर रेजोनेंस मतलब जो भी हमने पढ़ा था एलसीआर सर्किट, उसमें रेजोनेंस। देखिए, रेजोनेंस वर्ड का मतलब होता है मैक्सिमम करंट को फ्लो कराना, मैक्सिमम करंट फ्लो कराना। अब मैक्सिमम करंट फ्लो कब करेगा? जब रेजिस्टेंस कम हो जाए। रेजिस्टेंस क्या हो जाए? तो अभी आपने पढ़ा करंट का फॉर्मूला, मान लो आपने आई नोट का फॉर्मूला पढ़ा या आई का फॉर्मूला पढ़ा, आई इज इक्वल टू ई बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, अगर नीचे वाली चीज़ कम हो जाए तो ऊपर की चीज़ बढ़ जाएगी। अगर नीचे की चीज़ हमने कम कर दी, ऊपर की चीज़ें बढ़ जाएगी। यानी करंट कब बढ़ेगा? करंट कब मैक्सिमम होगा? जब रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसके लिए हम पता क्या दिमाग लगाते हैं, हम कहते हैं इफ अगर एक्सएल इक्वल हो जाए एक्सी के, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, तो नीचे वैल्यू आ जाएगी जीरो। क्या जाएगी? और नीचे जितना कम होगा ऊपर इतना ज़्यादा होगा। यानी अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया तो जो करंट का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा ई बाई अंडर रूट सिर्फ आर स्क्वायर। ये तो खत्म हो गया, तो यहाँ से जाएगा ई बाई आर। ई बाई, समझ पा रहे हो? यानी कि अगर हम अगर आई नॉट की बात करें तो हो जाएगा ई नॉट बाई आर, ई नॉट बाई, और ये मैक्सिमम करंट देगा। क्या देगा? ये मैक्सिमम। यानी यही मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम। यानी यही रेजोनेंस की कंडीशन है। तो बताओ, जब भी रेजोनेंस का क्वेश्चन आएगा, जब भी मैक्सिमम करंट का क्वेश्चन आएगा, आपको एक्सएल को एक्सी के बराबर करना है बस। और जब एक्सएल को एक्सी को बराबर कर देंगे तो रेजोनेंस हो जाएगा। तो यही सब कॉन्सेप्ट क्या निकाल रहे, सुनते रहना, कि जब हमारा एक्सएल एक्सी के बराबर है, यानी ओमेगा एल 1/ओमेगा सी के बराबर है। नहीं समझ में आया? ये तो मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में। तो यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल सी। अरे डब्ल्यू इधर आएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू इधर, एल इधर, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल सी। तो यहां से आप लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू रूट बाई एल सी। तो इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कब? रेजोनेंस का। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट का ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कि जब रेजोनेंस होगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल बाई सी। यह है रेजोनेंस का, ठीक है ना? रेजोनेंस पे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस। अब मेरी बात सुनो, अब एक छोटी सी बात यहीं से, ओमेगा को हम लिख रहे हैं अंडर रूट एल बाई सी। अब ओमेगा को ना एक और चीज लिखते हैं हम, इसको 2πf लिखते हैं। पता है तुम लोगों को? ओमेगा बताया था मैंने क्या? ये ओमेगा इज इक्वल टू 2π इंटू में फ्रीक्वेंसी। बताया था पिछली क्लास में? सही में नहीं बताया तो बता रहा हूँ, चलो बता दिया। अच्छा ठीक है, तो ओमेगा पता होता है, देखो ओमेगा है ना, ऐसे होता है 2π अपॉन टाइम पीरियड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 1/t फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो आ जाएगा 1/2π रूट एल सी। ये 2π को इधर भेज दिया। तो ये है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रेजोनेंस पे। ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये है सिर्फ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एंगल को भेज दिया ना हमने। तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी, इसका नाम है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है इसका? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये जो टॉपिक है हमारा ये वाला, ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का कुछ फॉर्मूला पढ़ लिया हमने और हमारा रेजोनेंस का टॉपिक खत्म होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। जब रेजोनेंस होता है, अभी वन हुआ है, अभी हमने ये पढ़ा, जब रेजोनेंस होता है तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी। अब सुनो, अगर इस तरफ मैं करंट की ग्राफ रखता हूं, करंट है और इस तरफ है फ्रीक्वेंसी, मान लो फ्रीक्वेंसी है, इस तरफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। चलो WR से बोल रहा हूँ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। उस टाइम पर करंट बहुत ऊंचा हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। करंट क्या हो जाएगा? करंट मैक्सिमम होगा और रेजिस्टेंस बहुत कम, रेजिस्टेंस गिर जाएगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस एक्सएल और एक्सी तो कट जाते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इसके बगल की जो ये फ्रीक्वेंसी होती है, इसके अगल बगल की फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ पर जो करंट है उस करंट को नाम दे रहे हैं हम आई नॉट। क्या नाम दे रहे हैं? और यहाँ के करंट को बोलते हैं हम आई नॉट बाई रूट 2।
ये जो करंट है ना यहाँ पे इस वाले पे, इसको आई नॉट बाई रूट 2, और यहाँ के करंट को भी वही बोलते हैं हम, आई नॉट बाई रूट 2। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम W1 बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं W2। क्या बोल रहे हैं? W2। ध्यान रखना कि ये जो बीच का फ्रीक्वेंसी इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और उसका जो बगल का फ्रीक्वेंसी होता है उस पर करंट होता है आई नॉट बाई रूट 2, और उसके इधर का भी करंट क्या होता है? आई नॉट बाई रूट 2। तो जो पहला करंट है उसको फ्रीक्वेंसी को W1 बोलते हैं, मतलब रेजोनेंस के आइदर साइड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोल रहे हैं हम W1 और W2, जहां पर करंट क्या है? आई नॉट बाई रूट 2, आई नॉट बाई रूट 2। तो ध्यान रखना, अब मेरी बात सुनना, छोटी छोटी बात। मैं अगर आपसे ऐसे बोलूं, ध्यान से समझना कि सेम हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये करंट है और ये है हमारा, ध्यान देना, ये हमारा सेम ग्राफ है, इस तरफ है फ्रीक्वेंसी, इस तरफ है करंट, और ग्राफ ऐसा आ जाए फ्लैट, फ्लैट आ जाए ग्राफ, क्या आ जाए? फ्लैट। तो क्या ये इसमें रेजोनेंस अच्छा हुआ होगा? नहीं। रेजोनेंस तभी अच्छा हो सकता है जब एकदम शार्प आए। क्या है? तो टॉपिक का नाम है शार्पनेस। क्या नाम है? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सर्किट। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मतलब कहने का मतलब क्या है? अगर आपका रेजोनेंस हुआ है तो करंट तो आएगा, करंट ज्यादा कब आएगा? जब कर्व क्या होगा? शार्प होगा। क्या होगा? शार्प मतलब एकदम तिरछा, जैसे हमारा चाकू होता है, चाकू धारदार। तो देखो धार है ना, यहाँ पर धार है एकदम। क्या है? धार। इस पहाड़ से गिरे जाएंगे, पर यहाँ पे धार नहीं है। देख रहे, समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब क्या है कि जो रेजोनेंस कितना अच्छा हुआ है, कितना शार्प है रेजोनेंस, ये कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा एक चीज से। वो चीज क्या है? कि इनकी चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई कितनी है, इसको बोलते हैं बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं? बैंड विड्थ। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बैंड की विड्थ है वो कम है। क्या है? बैंड की विड्थ क्या है? कम। यहाँ जो बैंड विड्थ है, बैंड विड्थ क्या है? कम है। यानी अगर बैंड विड्थ कम होती है तो हमारा शार्प होता है और करंट ज्यादा होता है। रेजोनेंस की क्वालिटी अच्छी है। क्या बोला मैंने? रेजोनेंस की क्वालिटी अच्छी है। रेजोनेंस की क्वालिटी कब अच्छी आएगी? जब बैंड विड्थ क्या होगा? कम। और शार्पनेस कब आएगी? जब बैंड विड्थ क्या होगा? कम। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस हम किससे डिफाइन करते हैं? क्वालिटी से। नाम है टॉपिक का क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर। समझ रहे बात को? यानी कि क्या बोला मैंने? एक सर्किट है, उसमें रेजोनेंस कितना अच्छा हुआ है, कितना अच्छा नहीं हुआ है, वो ग्राफ के बैंड विड्थ से पता लगेगा। और बैंड विड्थ से ही क्वालिटी पता लगेगा। क्वालिटी क्या लगेगा? क्वालिटी कितनी अच्छी क्वालिटी है। ज्यादा अच्छी क्वालिटी किसकी बताओ? इसकी कि इसकी? इसकी। इसमें करंट मैक्सिमम है। करंट क्या? बहुत तगड़ा है। यानी क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या आया? देखो, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला ऐसा आ गया, क्वालिटी फैक्टर क्यू का मतलब है क्वालिटी। क्वालिटी पता लगेगा कि जब हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को, क्या बोला मैंने? जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उसको बैंड विड्थ से डिवाइड कर देंगे। बैंड विड्थ, बैंड विड्थ। यानी कहने का मतलब क्या है? देखो, ये भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और इसके सामने भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है WR, लेकिन बैंड विड्थ किसका ज्यादा है? इसका बैंड विड्थ ज्यादा है, तो इसकी क्वालिटी कम है। अगर इसकी क्वालिटी कम है तो शार्पनेस भी क्या होगी? कम। इसका बैंड विड्थ कम है, बैंड विड्थ क्या है? तो क्वालिटी क्या है? तो रेजोनेंस क्या है? अच्छा, शार्प। खत्म हो गया। तो ये क्वालिटी फैक्टर है। बात समझ में आ गई? अब मेरी बात सुनो। अब एक और बात हम कह सकते हैं कि अगर इसमें करंट ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। रेजिस्टेंस क्या होगा? तो ध्यान रखना। तो क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला बना, 1/R रूट L/C। बोलो क्यों बना ये फॉर्मूला? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस, क्या बोला मैंने? रेजिस्टेंस कम होगा तो क्वालिटी क्या होगी? अच्छी। तो ये भी एक फॉर्मूला है क्वालिटी फैक्टर का। एक और फॉर्मूला है हमारे पास क्वालिटी फैक्टर का। देखो, इनकी डेरिवेशंस नहीं आती, होती नहीं है, छोड़ दो, मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है, बात खत्म। नहीं आती, ठीक है। और एक और होता है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L और C, मतलब कितना हमने वोल्टेज दिया, कितना वोल्टेज खाया। ड्रॉप मतलब खाया, और कितना मतलब कितना वोल्टेज खाया और कितना हमने दिया। इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। अब मेरी बात सुनो, क्वालिटी कब पता लगेगी? क्वालिटी जब वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो तो क्वालिटी क्या होगी? ज्यादा। अरे वोल्टेज अगर ज्यादा खाएगा तो मतलब वोल्टेज अगर ज्यादा है, वोल्टेज हमें ज्यादा मिले तो क्वालिटी ज्यादा है। अगर हमने इनपुट कम दिया है तो क्वालिटी ज्यादा है।
नहीं समझे मेरी बात को? तुम पैसा कम लगा रहे हो, काम हो रहा है, तो क्वालिटी क्या होगा? ज्यादा। अगर इनपुट वोल्टेज कम देना पड़े तो क्वालिटी क्या होता है? ज्यादा। नहीं समझ में आया? अरे कम पैसा लगाओ और काम हो रहा है तो क्वालिटी क्या होगा? ज्यादा। तो ये फॉर्मूले पर मेन फॉर्मूला ये वाला है मेरे पास। अब देखो इसको फॉर्मूले को लिखने तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू आर बैंडविड्थ कैसे निकालोगे? W2 माइनस W1। अरे बैंड का विड्थ कैसे निकालोगे बेवकूफो? इस वाले में से इस वाले को माइनस, तो ये विड्थ आएगी, क्या आएगी? विड्थ। तो ये हो गया फॉर्मूले सारे, ठीक है। फटाफट नोट कर लो, ये हमारे क्वालिटी फैक्टर भी खत्म हो गया, शार्पनेस भी खत्म हो गया, ठीक है बेटा। पॉज करना।